दोस्तों मार्केट में सैकड़ों म्यूचुअल फंड स्कीम्स चल रही हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन सारे म्यूचुअल फंड सही नहीं है। बहुत सारे इन्वेस्टर गलत स्कीम में एसआईपी और लमसम कर देते हैं और फिर अपने रिटर्न्स को कम कर देते हैं, ज्यादा फीस भी दे रहे हैं और उनका रिटर्न्स की कमाई एजेंट खा रहा है। इनसे मिलिए, देख सकते हैं ये दोनों मियां बीबी दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि इन्होंने गलत स्कीम में इन्वेस्ट किया था, अभी कम रिटर्न्स मिल रहा है, इसीलिए दुखी हैं। तो आप भी किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी या लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं 21 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो आपको नहीं करना चाहिए व्हाइल डूइंग एसआईपी और लमसम। तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन ये वीडियो कोई टाइम पास नहीं है। अगर आपको सचमुच में कुछ सीखना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जो मैं आपको 21 गलतियां बताने वाला हूं कहीं आपको नहीं मिलेगा, कोई आपको बताएगा नहीं। अब हम बिना किसी देरी के इन 21 गलतियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली गलती है रिलाई ऑन बैंक एंड एजेंट। जब भी एक इनोसेंट इन्वेस्टर अपना एसआईपी करने के बारे में प्लान करता है तो वो एजेंट पर ब्लाइंडली विश्वास कर देता है। तो मार्केट में बहुत सारे एजेंट मिलेंगे, बहुत सारे एमएफडी भी मिलेंगे जो अच्छा वर्क कर रहे हैं, लेकिन इसमें से मेनली मैंने देखा है कि ज्यादातर वो स्कीम चिपकाया जाता है जिसमें एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कमीशन बना पाए। तो जब भी आप एसआईपी करें तो आपको एजेंट के थ्रू या बैंक के थ्रू, जब भी आप बैंक में भैया जाएंगे ना विजिट करने, तो वहां पर एक बैठा रहता है, सर इधर आइए ना, हाँ बताइए आप सर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे? हाँ करना चाहूँगा। बताओ ना, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करोगे? एसआईपी क्या होता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है। तो ये बैंक का जो एम्प्लॉय है वो इनको एसआईपी सजेस्ट कराता है और ये एसआईपी रेगुलर मोड चिपकाता है। और रेगुलर मोड में आपको सबको मालूम है कि भैया 1-2% तक एक्सपेंस रेशियो लगता है। तो जब भी आप एसआईपी या लमसम करने के बारे में सोचें, आपको एजेंट और बैंक के थ्रू इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, राइट। जब भी आप निवेश करें ऑलवेज आपको डायरेक्ट मोड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप किसी स्कीम में एसआईपी करने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे एचडीएफसी का कोई फंड है, राइट। तो आप एचडीएफसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां पर अपना डिटेल भैया सबमिट करिए और वहां से एसआईपी चालू करिए। नहीं तो म्यूचुअल फंड सेंट्रल करके एक एप्लीकेशन आता है, उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट मोड के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो भैया इसमें एक्सपेंस रेशियो 1% से कम ही होता है, लेकिन वहीं पर एजेंट का सहारा लेंगे या किसी बैंक के थ्रू निवेश करेंगे तो वो रेगुलर मोड चिपकाते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको रिटर्न्स कम मिलेगा और फीस ज्यादा देंगे और फिर भैया घर में लड़ाई होगी। दूसरा है इग्नोरिंग टैक्स इम्प्लीकेशन। टैक्सेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसको हल्के में लेते हैं। इसको मैं इजी करने के लिए एग्जाम्पल लिया है, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि दो इन्वेस्टर हैं, एक रमेश है और दूसरा है सुरेश। इन दोनों ने 10 लाख का लमसम करा किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में और इनको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। इन दोनों को 2-2 लाख का प्रॉफिट हुआ, राइट। तो रमेश क्या कर रहा है, 10 लाख ये जो स्कीम में लमसम करा था विद इन ईयर, यहां पर देख सकते हैं कि ये 11 मंथ्स में ही एग्जिट कर दिया 2 लाख का प्रॉफिट लेके। तो यहां पर आप सबको मालूम है कि भैया गवर्नमेंट को मलाई देना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये 11 मंथ्स में ही एग्जिट करा, इसीलिए यहां पर एसडीजीसी लग रहा है और यहां पर जो एग्जम्पशन मिलता है एक फाइनेंशियल ईयर में 1,25,000 का, वो यहां पर नहीं मिलेगा। तो ये जो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, ये जो 10 लाख निवेश किया था और 10 लाख पर 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो इस 2 लाख पर अब इसको 20% का टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो ये कितना हो रहा है, 40,000। वहीं पर सुरेश जो है 10 लाख का लमसम करा था और इसको भी 2 लाख का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन इसने क्या किया, 1 साल के बाद एग्जिट करा, 13 मंथ्स के बाद। तो देख सकते हैं कि अब भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। सरकार यही बोलती है ना कि 1 साल से ज्यादा अगर होल्ड करोगे, एग्जिट करोगे, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल में मानूंगा। तो यहां पर देख सकते हैं कि 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो अब यहां पर 1,25,000 का, और यहां पर गवर्नमेंट बोल रही है कि 1 फाइनेंशियल ईयर में अगर आपको 1,25,000 तक प्रॉफिट हो रहा है तो उस पर आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 1,25,000 रुपया भैया यहां पर माइनस हो गया, बचा कितना, 75,000, राइट। 75,000 पर अब इसको सिर्फ 12.50% का टैक्स देना है, क्योंकि एलटीसीजी क्या बोलता है कि 1 साल के बाद अगर एग्जिट करोगे तो 1,25,000 का ये एग्जम्पशन का भी बेनिफिट मिलेगा और 12.50% का टैक्स देना है। तो 75,000 पर सिर्फ इसको अब 9,375 रुपीज का टैक्स
देना है। तो यहां पर देख सकते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए। थोड़ा सा यहां पर सुरेश ने दिमाग लगाया है, ये 11th मंथ्स में ही एग्जिट कर दिया और इसने 1 साल के बाद यहां पर एग्जिट करा, तो यहां पर एग्जम्पशन का भी बेनिफिट मिल रहा है और यहां पर कम टैक्स भी देना है और यहां पर ज्यादा रिटर्न्स भी मिलेगा। लेकिन वहीं पर यहां पर रमेश क्या कर रहा है, 11th मंथ में ही एग्जिट कर दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल हो गया, कोई एग्जम्पशन का बेनिफिट भी नहीं मिला और जो रिटर्न्स मिलना था भैया 40,000 तो गवर्नमेंट ही ले गई, राइट। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करें और एग्जिट करें तो भैया टाइम जरूर देखें, विद इन ईयर एग्जिट करने से आपको बचना चाहिए। वहीं पर रमेश अगर थोड़ा सा स्मार्टली थोड़ा सा और 1 महीना होल्ड करता, 12 महीना या 1-2 दिन के बाद एग्जिट करता तो वही फिर सुरेश वाला गेम हो जाता, राइट। तो बहुत सारे इंडिया में लोग हैं जो टैक्स की प्लानिंग सही से नहीं करते हैं और फिर सही से नहीं करेंगे तो क्या होगा यहां पर बताइए, आपको ज्यादा नुकसान होगा, राइट। और तीसरा है इग्नोरिंग एग्जिट लॉ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आप किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हैं तो बहुत सारे स्कीम्स जो हैं 1 से 2% तक एग्जिट लोड लगाते हैं, पेनल्टी लगाते हैं अगर आप विद इन ईयर एग्जिट करते हैं। तो ये 2 इन्वेस्टर थे भैया, रमेश और सुरेश। रमेश ने 10 लाख का लमसम करा था, 11 मंथ्स में ये एग्जिट कर दिया, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ था, तो ये STGC में फॉल हो रहा है, कोई एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, राइट। तो यहां पर 40,000 इसका टैक्स अमाउंट बन रहा है। तो रमेश यहां पर 40,000 टैक्सेस दे रहा है और विद इन ईयर एग्जिट कर रहा है, तो यहां पर 1 से 2% इसको एग्जिट लोड भी देना है, किसको, AMC कंपनी को, राइट। तो देख सकते हैं कि विद इन ईयर एग्जिट करने में कितना नुकसान हो रहा है। वहीं पे अगर हम सुरेश की बात करें तो भैया 1 साल के बाद अगर आप एग्जिट करते हैं तो ये 1-1.5% जो एग्जिट लोड लग रहा है नहीं लगता है। तो सुरेश यहां पर देख सकते हैं कि स्मार्टली कम टैक्सेस दे रहा है और 1,25,000 का ये बेनिफिट भी उठा रहा है और सिर्फ 12.50% का टैक्सेस भी दे रहा है और यहां पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। तो आपको एग्जिट लोड को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगला पॉइंट है इन्वेस्टिंग ओनली इन ELSS फंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग। यस, बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो बोलते हैं भैया मुझे टैक्स बचाने के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, इसीलिए मैंने ELSS फंड में इन्वेस्ट कर दिया। तो आपने ELSS फंड में इन्वेस्ट किया, अच्छी बात है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि पूरा पैसा ही आप ELSS फंड में इन्वेस्ट करें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि 10-10 हजार रुपए SIP कर रहे हैं और 3-4 ELSS फंड पकड़ लिया है, कोई मतलब नहीं है। अपना प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाइए अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और उसके हिसाब से एलोकेशन लीजिए, क्योंकि पूरा पैसा अगर आप ELSS फंड में डाल देंगे तो फिर ELSS फंड में मालूम है ना आपको कितना रिटर्न्स मिलेगा। तो जब भी आप पोर्टफोलियो डिजाइन करें आप अपने रिस्क के हिसाब से कुछ लार्ज, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, और आपको टैक्सेस बचाना है तो टैक्सेस के लिए और भी आपको पैरामीटर देखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि भैया जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इस पूरे पैसे को आप ELSS फंड में निवेश कर रहे हैं। तो ELSS फंड में 3 इयर्स का लॉक इन भी रहता है, राइट। तो लॉक इन है, ये तो अच्छी बात है कि चलो एक इन्वेस्टर कम से कम एग्जिट तो नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि भैया 10-20 हजार SIP कर रहे हैं वो पूरा ELSS फंड में ही निवेश करें, नहीं, प्रॉपर वे में आपको एलोकेशन लेना चाहिए। अगला जो पॉइंट है रनिंग टू मेनी SIPs। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि भैया 30,000 की SIP है और इसमें 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लिया है। 5 म्यूचुअल फंड अलग अलग, निपॉन का भी स्मॉल कैप चल रहा है, HDFC का भी चल रहा है, कोटक का भी चल रहा है, टाटा स्मॉल कैप का भी चल रहा है। तो नहीं, अपना रिस्क देखिए, गोल देखिए, उसके बाद से फंड सेलेक्ट करिए। अगर आप एक ही कैटेगरी में निवेश करेंगे तो क्या फायदा है, ओवरलैपिंग से आपको बचना चाहिए। जब भी आप निवेश कर रहे हैं 25% से ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप SIP करें, बहुत सारे फंड में आपको SIP करने से बचना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपका फंड 30,000, 40,000, 50,000 है तो अपने गोल और रिस्क के हिसाब से 4-5 स्कीम पकड़ लीजिए अगर आपका फंड ज्यादा है। अब ऐसा नहीं है कि भैया 5,000 की SIP है और 500 रुपये सब में भगवान के नाम पर SIP चल रही है, कोई फायदा नहीं है। जितना फंड है, जो अमाउंट है आपका 20,000, 30,000, 4,000, 2 लाख, 50 लाख, उस हिसाब से आपको फंड सेलेक्ट करना चाहिए, राइट। अगला पॉइंट है गेटिंग अट्रैक्टेड टू NFO। यस, जैसे मार्केट में जब रैली रहती है तो आप सबको मालूम है कि भैया IPO वाले आते हैं पैसा उठाने के लिए मार्केट में, और जब मार्केट में गिरावट आती है तो ये IPO वाले नहीं आते हैं पैसा उठाने के लिए, समझ रहे हैं। उसी तरह से जब मार्केट में रैली रहती है तो बहुत सारे MC कंपनी NFO लेके आती हैं अलग अलग कैटेगरी के। तो ये जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको भैया एडवर्टाइजमेंट करा जाएगा, ये NFO में अप्लाई करो, ये करो, फलाना ठिकाना, राइट। तो बहुत सारे नए नए इन्वेस्टर NFO में इन्वेस्ट करते हैं और अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे NFO अभी आए थे जब मार्केट में रैली आई थी, और अभी देख सकते हैं कि वो अपने NAV के नीचे ट्रेड कर रहे हैं जो फेस वैल्यू है उनकी, राइट। तो मेरा मानना है कि अगर आप
नए इन्वेस्टर हैं तो आपको एनएफओ में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। अगर आपको ये फंड अच्छा लग रहा है तो एक बार लिस्टिंग हो लेने दीजिए, उसके बाद से उसमें एसआईपी लमसम करिए, सिंपल इज दैट। लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया इस फंड का भी ड्राइवर मालूम ही नहीं है, कितना एक्सपीरियंस है और ये फंड कैसे परफॉर्म करेगा, और आपको टेंशन भी नहीं लेना, तो आपको एनएफओ में निवेश करने से बचना चाहिए। अगला पॉइंट है, यस वेरी इंपॉर्टेंट है, जब मार्केट में गिरावट आती है तो बहुत सारे धुरंधर अपना एसआईपी बंद कर देते हैं। और अभी देख सकते हैं ना कि लास्ट 6 मंथ से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, तो हमारा ये जो एसआईपी का जो इनफ्लो है ये इसमें भी हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब आप बताइए कि कैसे कोई ह्यूज वेल्थ बना पाएगा, क्योंकि मार्केट में गिरावट आती है तो आपकी यहां पर एनएवी जो है सस्ता हो जाती है और यहां पर आप एग्जिट कर रहे हैं, तो अगर आप एग्जिट कर देंगे तो भैया नुकसान आपका होगा। लेकिन गिरावट में अगर आप एसआईपी को कंटिन्यू करते हैं तो आपकी ये जो एनएवी है वो एवरेज आउट हो जाती है, और जब फिर मार्केट नीचे से रिकवर करता है तो शानदार रिटर्न्स बनता है। तो मेरा मानना यही है कि भैया मार्केट में गिरावट आ जाए या मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो आपको एसआईपी को बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि गिरावट तो देखो मार्केट का नेचर है, कभी गिरावट और कभी तेजी तो रहेगी ही रहेगी। जो आपने फंड सेलेक्ट कर लिया है कि भैया मुझे 5,000 या 10,000 5 साल 10 साल के लिए एसआईपी करना है तो करना है, तो करना है, सिंपल इज दैट। ऐसा नहीं कि इमोशन बेस्ड आपको इन्वेस्टिंग करनी है। अगर आप इमोशनल होकर डिसीजन लेंगे तो भैया ये शेयर मार्केट नहीं है, शेयर मार्केट है। अगला है इग्नोरिंग रिस्क एपिटाइट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। देखिए बहुत सारे मैंने इन्वेस्टर को देखा है कि भैया सर मुझे ना 40,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट करना है। अच्छी बात है, ठीक है, 40,000 काहे लिए? सर 40,000 मैं एसआईपी कर रहा हूँ ताकि बच्चों का यहाँ पर एजुकेशन का हो जाएगा, घर खरीदना है, घर खरीदने का ये डाउन पेमेंट देना है, कार खरीदना है, राइट। तो आप अपने गोल के हिसाब और रिस्क के हिसाब से आपको फंड सेलेक्ट करना चाहिए, राइट। तो यहां पर रिस्क बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 40,000 एसआईपी कर रहे हैं और इनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी मॉडरेट है, राइट। तो इनको मॉडरेट वाले फंड में निवेश करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा उठा के स्मॉल कैप में निवेश कर दें। और फिर क्या होता है, देखो ये दूसरों की बातें सुन के ये निवेश तो कर देंगे कि भैया स्मॉल कैप में शानदार रिटर्न्स मिल रहा है, लेकिन जब मार्केट गिरता है, जब मार्केट में गिरावट आती है तो फिर भैया स्मॉल कैप में ज्यादा गिरावट भी देखने को मिलती है। तो अगर आप स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं तो रिस्क लेने के लिए रेडी रहिए, राइट। जैसा रिस्क वैसा रिवॉर्ड। तो अपना रिस्क देख लीजिए कि कितना रिस्क ले सकता हूं, उसके बाद से फंड सेलेक्ट करिए और फिर निवेश करिए, राइट। अगला है एसआईपी वर्सेस लमसम। बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं कि भैया एसआईपी क्या होता है, लमसम क्या है। तो एसआईपी क्या है कि भैया मंथली आपके अकाउंट से पैसा कटता रहेगा, लमसम में एक मुश्त में पैसा इन्वेस्ट होता है। कहीं से पैसा आ गया 10,000 20,000 40,000 और आपको लग रहा है कि चलो भैया एक बार में निवेश कर देता हूं, तो वही होता है लमसम। बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं कि भैया लमसम क्या है, एसआईपी क्या है। तो मेरा मानना तो यही है कि एसआईपी कर रहे हैं तो एसआईपी को करते रहिए अपने गोल के हिसाब से, और मार्केट जब सस्ता हो जाए और जब मार्केट में गिरावट हो जाए और आपके पास ये गांधी जी आ जाए कहीं से, तब आपको लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। बीच बीच में अगर आप लमसम कर देंगे तो इससे आपको एनएवी ज्यादा मिलेगी। तो एसआईपी चली रही है और गिरावट में मार्केट सस्ता हो गया है तो बीच में लमसम कर देंगे, तो जब मार्केट नीचे से रिकवर करेगा तो आपको यहां पर शानदार रिटर्न्स भी मिलेगा। अगला जो पॉइंट है, इन्वेस्टिंग इन थीमेटिक फंड्स ब्लाइंडली। यस, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट में बहुत नॉइज होती है कि भैया ये डिफेंस में इन्वेस्ट कर लो, एफएमसीजी में इन्वेस्ट कर लो, कंज्यूमर में इन्वेस्ट कर लो, एनर्जी में इन्वेस्ट कर लो, सोलर में इन्वेस्ट कर लो। फिर ये जो रिटेल इन्वेस्टर है मोटिवेट हो जाता है। तो अगर ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला कि भैया सोलर में इन्वेस्ट करो, बहुत अच्छा सेक्टर है, सेक्टर अच्छा है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो 2-2 महीने में ही पैसा छापने लगेगा, राइट। तो आपको ये भी देखना है कि भैया सेक्टर अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन अपना रिस्क भी देखना है, क्योंकि अगर आप थीमेटिक फंड या सेक्टोरियल फंड में ब्लाइंडली निवेश करेंगे तो पूरा पैसा आपका एक ही थीम में निवेश होता है। तो रिस्क के साथ साथ आपको सेक्टर भी देखना चाहिए और रिस्क भी देखना चाहिए। आपको दूसरे लोगों को नहीं देखना है कि भैया सारे लोग डिफेंस में निवेश कर रहे हैं तो मैं भी डिफेंस में निवेश कर दूं, सारे लोग भैया ये कंज्यूमर में निवेश कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल में कर रहे हैं तो मैं भी निवेश कर दूं। नहीं, मेरा मानना तो यही है कि बिगिनर हैं, रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो बिल्कुल आपको थीमेटिक और सेक्टोरियल फंड में ब्लाइंडली इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें रिस्क ज्यादा रहता है। और जब मार्केट में रैली थी तो आप सबको मालूम है कि थीमेटिक फंड और सेक्टोरियल फंड में भर भर के एसआईपी और लमसम हो रहा था। और अभी जब मार्केट में गिरावट आई थी तो यही भर भर के जिन लोगों ने ऊपरी लेवल पे निवेश किया था, क्योंकि उनको ज्यादा नुकसान हो रहा था, पैसा भैया एक ही सेक्टर में लगा है, राइट। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, लॉस में एग्जिट कर रहा है।
तो देख सकते हैं कि पैसा किसका नुकसान हो रहा है, रिटेल इन्वेस्टर का। तो आपको बिल्कुल सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड है उनमें निवेश करने से बचना चाहिए। निवेश करना भी है तो उसकी स्ट्रेटजी होती है। अगर आपने म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो क्रिएट कर ली है तो कुछ चंक आप थीमेटिक और सेक्टोरियल फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर आप रिस्क ले सकते हैं और आपको लग रहा है कि नहीं ये सेक्टर आने वाले दिनों में अच्छा कर सकता है और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है, राइट। अब ऐसा नहीं है कि आप 50,000 एसआईपी कर रहे हैं और पूरा पैसा थीमेटिक फंड में निवेश कर दिए, ये सुन के कि भैया ये सारे लोग बोल रहे हैं कि देखो ना एक साल में इसने 78% का रिटर्न्स दिया है। तो पास्ट रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती है स्टॉक मार्केट में, राइट। पास्ट रिटर्न्स देख के सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया जाता है, मूर्ख बनाया जाता है, राइट। तो जब भी निवेश करें बिल्कुल अपना स्टडी जरूर करें। अगला पॉइंट है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं होता है। तो जैसा मैं आपको ऑलवेज बोलता हूं कि भैया पैसा कम है, 5,000 है, 10,000 है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही 5,000 10,000 एसआईपी में अगर आपने टाइम दे दिया 5 साल 10 साल 15 साल तो यही ह्यूज कॉर्पस हो जाएगा। लेकिन वही पर मान लीजिए कि 50,000 की एसआईपी है या 60,000 की एसआईपी है और आप 1-1.5 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे या 2 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो यहां पर ह्यूज कॉर्पस नहीं बना पाएंगे। तो एसआईपी में अगर आपको निवेश करना है तो टाइम तो देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ अगर आपने एसआईपी कर दिया तभी आप वेल्थ बना पाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग 70 to 80% लोग एग्जिट कर देते हैं भैया 1 से 5 साल के अंदर ही, फिर कैसे पैसा बनेगा। तो आपको पैसा बनाना है तो समय तो देना पड़ेगा। अगला पॉइंट है स्टॉपिंग एसआईपी ड्यूरिंग पर्सनल क्राइसिस। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 50,000 20,000 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में, पर्सनल क्राइसिस आ जाता है तो वो लोग अपने एसआईपी को स्टॉप कर देते हैं। तो देखो अगर आपके पास पैसे नहीं है और कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसी आ गया है तो बिल्कुल आप स्टॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको ऑलवेज बोलता हूं कि जब भी आप इन्वेस्टिंग करने का प्लान करें आपको अपना इमरजेंसी फंड बना के रखना चाहिए। जो भी आप अर्निंग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मंथली 50,000 आप कमाते हैं तो इसका कम से कम 6 टाइम्स आपको एक अलग से फंड बना के रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई इमरजेंसी आ गई तो अपना एसआईपी को बंद कर दें, जो भी आपने लमसम करा है उसको बंद कर दें। तो अगर आप किसी भी टाइम पर बंद कर देंगे तो फिर आपका नुकसान होगा, राइट। इससे बेटर है कि भैया इन्वेस्टिंग करने से पहले एक फंड बना के रखता हूं कि अगर कोई बुरा समय आता है तो उस फंड को मैं यूज कर लूंगा। अगला पॉइंट है यस फंड सिलेक्शन। कोई गोल भैया क्लियर नहीं है, कोई भी फंड पिक कर लिया और उसमें एसआईपी कर रहे हैं। सारे लोग बोल रहे हैं भैया ये फंड सही है चलो उसमें एसआईपी कर देते हैं। नहीं, जब भी आप एसआईपी करें अपना गोल देखिए, रिस्क देखिए, कितना पैसा इन्वेस्ट करना, उसके बाद से फंड सेलेक्ट करिए और उसमें एसआईपी करिए। ऐसा नहीं कि सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया इस फंड में निवेश करो इस फंड में निवेश करो, नहीं, सबका गोल रिस्क एपेटाइट अलग अलग है। अगला जो है नॉट चूजिंग डायरेक्ट प्लान्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए कि आपको टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपने सेलेक्ट किया अपने गोल के हिसाब से, राइट। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इस स्कीम में रेगुलर मोड के थ्रू निवेश करते हैं, रेगुलर मोड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। और बहुत सारे स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो जो डायरेक्ट मोड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप टाटा स्मॉल कैप फंड में डायरेक्ट मोड के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें एक्सपेंस रेशियो कम है भैया, 0.50, मतलब 0.50 से भी कम है। वहीं पे अगर हम टाटा स्मॉल कैप रेगुलर का देखें इसी फंड का तो इसमें आपको 1-1.5% से ज्यादा मिलेगी। तो फीस क्यों ज्यादा देना। तो जब भी निवेश करें डायरेक्ट प्लान को ही ऑप्ट करें। रेगुलर में ऑप्ट करेंगे रिटर्न्स कम मिलेगा और थर्ड पार्टी एजेंट जो हैं उनको कमीशन जाएगा आपके रिटर्न से। अगला जो पॉइंट है टॉपअप, यस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि आप 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं किसी फंड में अपने गोल के हिसाब से, तो हर साल इसमें आपको कम से कम 10% का टॉपअप जरूर करना चाहिए। इस महंगाई डाइन को मारने के लिए इंडिया में देख सकते हैं ना 5 to 6% तो इन्फ्लेशन हर साल बढ़ रही है। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए 10 से 15% का हर साल आपको टॉपअप करना चाहिए। अगर आप टॉपअप कर दिए तो बिल्कुल आप ह्यूज वेल्थ बना सकते हैं। लेकिन वहीं पे टॉपअप नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 10,000 की एसआईपी है और 15-20 साल के पास आप मान लीजिए कि आपने कुछ कॉर्पस बना भी लिया, लेकिन वहीं पे इन्फ्लेशन भी तो साथ साथ चल रही है ना आपके, चल कितना देख रहा हूं कितना पैसा बना पाता है, फिर इन्फ्लेशन आपके पैसे को यहां पर डिप्रिसिएट करेगी। तो इसको मारने के लिए हर साल आपको इस एसआईपी अमाउंट में 10 या 15% का टॉपअप करना चाहिए। अगला जो पॉइंट है गारंटेड रिटर्न्स फ्रॉम एसआईपी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भैया मेरी एसआईपी चल रही है और गारंटी है कि इसमें मुझे रिटर्न्स
मिलेगा। तो देखो स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं होता है कि 2 महीना 3 महीने में आपको रिटर्न्स मिलेगा, लेकिन यह देखा गया है कि अगर आप एसआईपी करते हैं लॉन्ग रन में तो आपका यहां पर रिस्क कम हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों को भैया ये मिथ होता है कि एसआईपी कर रहा हूं 1-1.5 साल के लिए और इसमें तो गारंटी है कि पैसा बनेगा ही। अगला जो पॉइंट है पास्ट रिटर्न्स, जैसे मैंने आपको बताया ना कि भैया ये इन्वेस्टर हैं, कौन से फंड में एसआईपी कर रहे हो? इस फंड में। अच्छा, कहाँ लिए कर रहे हो? भैया देख सकते हो 1 साल में इसने 12% का रिटर्न्स दिया है और 2 साल में इसने 30% का रिटर्न्स दिया है, इसलिए तो मैं इस स्कीम में निवेश कर रहा हूं। नहीं, आपको रेटिंग और पास्ट रिटर्न्स नहीं देखना चाहिए। जब भी आप निवेश कर रहे हैं तो अपना गोल और फंड का ऑब्जेक्टिव देखिए और सेक्टर देखिए, किस सेक्टर में ज्यादा एक्सपोजर लिया है, टॉप होल्डिंग देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए, एक्सपेंस रेशियो देखिए, उसका एओएम देखिए, उसके बाद से सेलेक्ट करिए। ऐसा नहीं कि भैया सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या पास्ट रिटर्न्स या रेटिंग अच्छा है, भैया यहां पर पेड रेटिंग भी हो सकती है, राइट। तो अपना स्टडी करके ही आपको फंड सेलेक्ट करना चाहिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का। अगला जो पॉइंट है लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। यस, बहुत सारे लोग एक ही फंड में निवेश करते हैं। अगर फ्लेक्सी फंड में निवेश कर रहे हैं तो भैया 2-3 फ्लेक्सी कैप पकड़ लिया है। अगर यहाँ पर स्मॉल कैप में निवेश किया है तो यहाँ पर 3-4 स्मॉल कैप में एसआईपी चल रहा है, कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 25% से ज्यादा आपको ओवरलैपिंग नहीं करना चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए कि आप स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं 3-4 स्मॉल कैप में, तो बहुत सारे फंड हैं जो एक ही स्टॉक्स में निवेश करते हैं, राइट। तो आपको ओवरलैपिंग से बचना चाहिए। अपने गोल के हिसाब से लार्ज, स्मॉल, मिड, फ्लेक्सी कैप, गोल्ड, सिल्वर में निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा एक ही कैटेगरी में निवेश करें। अगला पॉइंट है यस, एसआईपी लेट से शुरू करना। भैया अगर आप यंग हैं तो जल्दी एसआईपी शुरू कर दीजिए। 500-1000 रुपए से एसआईपी शुरू करिए। अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग से अपने वेल्थ को कंपाउंड करना है, जितना लेट आप 40 में या 50 में एसआईपी स्टार्ट करेंगे उतना कम पैसा मिलेगा। तो एसआईपी का अगर फायदा उठाना है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ तो अर्ली एज में एसआईपी आपको चालू कर देना चाहिए, राइट। अगला पॉइंट है अवॉइड इन्वेस्टिंग इन एफओएफ। बहुत सारे भैया स्कीम है जो एफओएफ, एक म्यूचुअल फंड स्कीम है उसी में इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरा मानना है कि एफओएफ में इन्वेस्ट न करके डायरेक्ट फंड में अपना निवेश करिए, वो सही रहेगा। एफओएफ में निवेश करना मुझे पसंद नहीं है। मार्केट में बहुत सारे आपको एफओ फंड मिल जाएंगे। तो भैया ये क्या होता है, एक म्यूचुअल फंड स्कीम चल रही है और यहाँ पर क्या करते हैं लोग, उसी म्यूचुअल फंड में इसे निवेश करते हैं, कोई फायदा नहीं है। इससे बेटर है कि भैया डायरेक्ट उसी थीम से रिलेटेड या उसी कैटेगरी से रिलेटेड कोई फंड है तो उसमें निवेश करिए, राइट। अगला जो गलती है, स्विच फ्रॉम रेगुलर टू डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो गलती से रेगुलर मोड में निवेश कर दिया है, अब वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखिए, जब भी आप रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच करें तो आपको 3-4 पॉइंट जरूर देखना चाहिए। जैसे अगर आपका एसआईपी का अमाउंट ज्यादा है और आपने उस स्कीम में लमसम भी करा है और उसका अमाउंट ज्यादा है, तो आपको यह भी देखना है, टैक्सेस देखना है। क्योंकि अगर आप रेगुलर से डायरेक्ट में एग्जिट करेंगे तो आपको एग्जिट लोड भी देखना है और आपको टैक्सेस भी देखना है कि भैया अगर विद इन ईयर एग्जिट करूंगा तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी लग जाएगा, राइट। तो जो कॉर्पस है आपको टाइम भी देखना है, उसके बाद से एग्जिट लोड भी देखना है, उसके बाद से डिसीजन लेना है कि भैया ये राइट समय है हम मुझे रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच करने का। बहुत सारे ऐप हैं जो इजिली ऑप्शन अवेलेबल कराते हैं रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच करने का, लेकिन जब भी आप रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच करें आपको 3-4 पॉइंट टैक्सेस देखना है। क्योंकि मालूम है ना कि विद इन ईयर एग्जिट करेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाता है। तो टैक्सेस देखना है, एग्जिट लोड भी देखना है, उसके बाद से अपना फंड देखना है कि फंड ज्यादा तो नहीं है। क्योंकि अगर फंड ज्यादा है और विद इन ईयर एग्जिट करेंगे तो एग्जिट लोड और टैक्सेस लग जाएगा। तो ये भी आपको प्रॉपर प्लानिंग करके रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच करना चाहिए। तो ये रहे 21 ऐसी गलतियां जो एक इन्वेस्टर को एसआईपी और लमसम करते वक्त नहीं करना चाहिए। और ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।